हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये हमारी 11th क्लास की चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर नंबर 7 है, दैट इज डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो के अंदर वो सारे हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना, इसके अंदर थ्योरेटिकल बहुत होगा जो आपको याद करना होगा, लेकिन हम आपको इस तरीके से समझाएंगे कि थ्योरेटिकल पार्ट आपको खुद ही याद हो जाएगा, ज्यादा रट्टे मारने की जरूरत भी नहीं है। और दोस्तों ध्यान दो, इस चैप्टर को कवर करने के लिए हम 2 वीडियोस लेकर आएंगे। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स की। इसके बाद एक वीडियो और आएगी। उन दोनों वीडियोस के अंदर चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट कवर हो जाएगा। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारा नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हो। नॉमिनल सा अमाउंट रहेगा नोट्स का, दैट इज 19 रुपीज, 19 रुपए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए तो वो 19 रुपीज पे कर सकता है। हमारा नंबर फ्लैश होता है, पेटीएम कर सकता है, गूगल पे कर सकता है, या फिर फोन पे भी कर सकते हो। और उसके बाद हमें स्क्रीनशॉट भेजना है आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और साथ में मेंशन कर देना क्लास 11th चैप्टर नंबर 7 नोट्स। तो हम वो नोट्स, उसकी पूरी पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से समझना। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के अंदर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है, अगर आपको कोई बोले व्हाट इज डेटा, तो आप क्या कहोगे। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, मार्क्स हो गया, वो सारा क्या है, हमारा डेटा है। तो डेटा पूरा एक्चुअल में डिफाइन कैसे करना है, गोइंग फॉरवर्ड हम कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो अभी सिर्फ ये ध्यान दो, जैसा आपको पता ही होगा डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है। डेटा क्या होता है, कंप्यूटर में स्टोर होता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है, दैट इज हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है। डेटा को स्टोर करने के 2 तरीके होते हैं। कितने वेज पढ़ने वाले हम, 2 तरीके होंगे। देयर आर 2 वेज। कितने वेज होंगे हमारे, 2 वेज होंगे। एग्जाम में पूछा जाएगा हाउ डेटा इज स्टोर्ड, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, देयर आर 2 वेज। वे नंबर 1 दैट इज फाइल सिस्टम। फर्स्ट क्या हो गया हमारा, फाइल सिस्टम, एंड द सेकेंड वन इज डीबीएमएस। फर्स्ट है हमारा फाइल सिस्टम, सेकेंड इज डीबीएमएस। ध्यान दो, ये डीबीएमएस जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स में। इसका मतलब क्या होगा, इसकी एक फुल फॉर्म होगी। एग्जाम में डीबीएमएस की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो पहले तो हम बात करेंगे, दोबारा क्वेश्चन पे आएंगे, डेटा कैसे स्टोर किया जा सकता है कंप्यूटर में 2 तरीके से। फर्स्ट इज फाइल सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज डीबीएमएस। डीबीएमएस की फुल फॉर्म इज, डीबी का मतलब डेटाबेस, डीबी इज डेटाबेस, एम का मतलब मैनेजमेंट, एस का मतलब सिस्टम। तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो पहले आप अगर नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, मगर अगर आपने नोट्स हमसे लेने हैं तो नोट करने की भी जरूरत नहीं है, सब नोट्स के अंदर मेंशन है। तो व्हाट इज डीबीएमएस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइल सिस्टम के बारे में। फाइल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो हमारा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइल सिस्टम। क्वेश्चन इज व्हाट इज फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम को समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर, आप कंप्यूटर यूज करते हो, कंप्यूटर के अंदर अपना डेटा स्टोर करते हो। अब डेटा क्या हो सकता है, सपोज आपकी कोई फाइल भी हो सकती है, आपकी कोई इमेजेस भी हो सकती है, कोई मूवीज भी हो सकती है, ऑडियो कोई सॉन्ग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एज, कंप्यूटर के अंदर उसको कहा जाता है फाइल सिस्टम कहा जाता है। तो व्हाट इज फाइल सिस्टम, एग्जैक्ट डेफिनेशन कैसे लिखोगे। फाइल सिस्टम की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है, फाइल सिस्टम इज कंसिडर्ड एज अ कंटेनर। क्या कंसिडर किया जाएगा, एज अ
कंटेनर। अब कंटेनर का मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई कहता है कंटेनर बताओ, तो आप क्या कहोगे? कंटेनर एक वो जगह है जहां पर सामान को डाला जाता है। अब यहां पर ये बात कर रहा है फाइल सिस्टम की, यानी कि फाइल सिस्टम हम कह रहे हैं कंटेनर, कंटेनर जहां पे चीजों को डाला जाता है। अब फाइल सिस्टम कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो किसको डालेंगे हम? डेटा को, कंटेंट को। अब वो कंटेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है, एक्ट एज अ कंटेनर। अब दैट इज यूज टू स्टोर, किसको स्टोर करेगा? डेटा को, इन अ कंप्यूटर। दैट इज यूज टू स्टोर, क्या करेगा? स्टोर करेगा, किसको? डेटा को स्टोर करेगा। अब ध्यान दो क्या क्या होगा? कंटेंट ऑफ द फाइल, फाइल का कंटेंट क्या हो सकता है? कैन बी, जो अभी आपको मैंने बताया, टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज टेक्स्ट के अलावा और क्या हो सकता है हमारा? दैट इज पिक्चर्स हो सकती है, जैसे फोटोग्राफ्स होती है। उसके अलावा क्या हो गया हमारा? दैट इज ऑडियो, ऑडियो हो गया, गाने हो गए, साथ में वीडियोस भी हो सकता है। ऑडियोस के बाद नेक्स्ट इज वीडियोस, वीडियोस की फॉर्म में भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझनी जरूरी है, दैट इज कंप्यूटर प्रोग्राम कोड, यानी कि जो कोड आप लिखोगे उसको भी आप स्टोर कर सकते हो। अब कोड कौन सा? इससे पहले आपने पाइथन पढ़ा होगा, पाइथन के अंदर आप क्या करते हो? प्रोग्राम लिखते हो, उसको कोड ही कहा जाता है। वो भी क्या करते हैं? हम सेव करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो दैट इज कंप्यूटर प्रोग्राम कोड। एंड द लास्ट वन, एक टर्म और यूज हो रही है, दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसके ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हुआ है CSV। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है CSV की फुल फॉर्म, दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का मतलब क्या होता है? अगर आपने पहले एक्सेल यूज करा हुआ है, MS एक्सेल यूज करा हुआ है, तो आप उसके अंदर क्या होता है? स्प्रेडशीट्स बनती है। सिमिलरली एक और ऑप्शन होती है कि आप उसको CSV फाइल की फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, यानी कि जो भी डेटा आप स्टोर करोगे उसके बीच में कॉमा लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम है अमित, आपके मार्क्स है 100 और आपकी एज है 17, तो आप क्या लिखोगे? अमित कॉमा 100 कॉमा 17। तो जो आपने डेटा स्टोर करा कॉमा से सेपरेट करके करा, दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसके बारे में ज्यादा डिटेल आप 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज फाइल सिस्टम, तो आप क्या कहोगे? इट इज कंसिडर्ड एज अ कंटेनर। कंटेनर मतलब जो किसी चीज को रखता है। फाइल की बात कर रहे हैं तो क्या रखेगा? कंटेंट को रखेगा। दैट इज यूज टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर, डेटा को स्टोर करेगा कंप्यूटर के अंदर। अब उस फाइल के कंटेंट क्या होंगे? कंटेंट ऑफ द फाइल कैन बी टेक्स्ट, पिक्चर्स, इमेजेस, एक ही बात है, ऑडियोस, वीडियोस, कंप्यूटर प्रोग्राम, एंड द लास्ट वन इज CSV। सिर्फ इतना नहीं लिखना, 2 मार्क्स का आएगा तो आपको इससे ज्यादा लिखना होगा। उसके बाद आप लिखोगे इसके अंदर ही, फाइल सिस्टम के अंदर, फाइल्स कैन बी स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब फालतू की चीज लिखनी है हमें, एक एक्स्ट्रा स्पेस भरने के लिए, मतलब कि आंसर को ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए। ऑब्वियसली हम फाइल सिस्टम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, तो क्या लिख दिया? ऑन द स्टोरेज डिवाइस। किसके स्टोरेज डिवाइस? कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो किसका हो गया? ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। नहीं भी लिखोगे, रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ टीचर्स ज्यादा एक्सपेक्ट करती है कि बच्चे को और लिख कर आना चाहिए, तो लिख देना कि जिससे कि आपके टीचर मार्क्स नहीं काटे, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइल स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर कैन बी एक्सेस। ये इंपॉर्टेंट है, जो अब पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। फाइल्स स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर कैन बी एक्सेस डायरेक्टली एंड सर्च फॉर द रिक्वायर्ड डेटा। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो आपने कंप्यूटर के अंदर 100 मूवीज स्टोर कर रखी है। काफी बच्चों के होती है कंप्यूटर में 100 क्या 1000 मूवीज भी होती है। तो आपको कोई पर्टिकुलर मूवी को सर्च करना है, तो एक तरीका तो क्या है, आप सर्च में जाओगे, सीधा टाइप कर दोगे, मूवी का नाम मिल जाएगा, या फिर पूरा एक एक करके स्क्रॉल करके चेक करोगे। तो वही है, फाइल स्टोर्ड इन कंप्यूटर कैन बी एक्सेस डायरेक्टली, डायरेक्टली जा सकते हो एंड सर्च फॉर रिक्वायर्ड डेटा, और रिक्वायर्ड डेटा जो आपको चाहिए आप वहां पर जा सकते हो। मगर ध्यान देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है डेटा स्टोर हो गया आपका
कंप्यूटर के अंदर, और अगर आपको चाहिए ढूंढना है तो आप फटाफट ढूंढ सकते हो। लेकिन जब सपोज करो आपको मूवी चाहिए, आपने ढूंढा, उसका नाम टाइप करा, सर्च करा, मूवी मिल गई, जब आप उसको क्लिक करोगे, जब आप उसको रन करना चाहते हो, क्लिक करोगे तो वो कोई ना कोई प्लेयर पे चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल VLC प्लेयर हो गया, या फिर जो बच्चे मैक यूज करते हैं तो क्विक प्लेयर होता है उसके अंदर। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको मूवी को रन करना है तो उसके लिए कोई ना कोई आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई भी डेटा आपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करा हुआ है, उसको रन करने के लिए आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए, और उस सॉफ्टवेयर के लिए हमें कोई ना कोई कोड लिखना ही पड़ेगा। जैसे कि आप पाइथन का आपने एक प्रोग्राम सेव करा, सपोज करो आपने पहले पाइथन करा हुआ है, आपने एक प्रोग्राम टाइप करा, .py से उसको सेव कर दिया। उसके बाद जब आप उसको रन करना चाहोगे, वो तब तक ओपन नहीं होगा या रन नहीं होगा जब तक आपके सिस्टम के अंदर पाइथन का सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर पाइथन का सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो रन नहीं होगा। फाइल तो एग्जिस्ट कर रही है मगर वो रन नहीं होगा। तो उसका कहने का मतलब यही है, फाइल्स स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर कैन बी एक्सेस डायरेक्टली एंड सर्च फॉर रिक्वायर्ड डेटा। डायरेक्टली सर्च कर सकते हो आप, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अब आएगी। बट टू एक्सेस डेटा ऑफ द फाइल, अगर आपको डेटा ऑफ द फाइल को एक्सेस करना है तो क्या चाहिए, वी नीड अ सॉफ्टवेयर टू डू सो। हमें क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो वो काम कर सके। और साथ में क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, एंड इन दैट सॉफ्टवेयर वी नीड टू राइट प्रोग्राम दैट कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम फाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। डेटा यानी कि फाइल आपने स्टोर कर दी, उसको आपको सर्च करना है तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उसको पूरे को एक्सेस करना है, एक्सेस मतलब यानी कि रन करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, और उस सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई कोड लिखा होना चाहिए जो उसको रन कर सके। अब जैसे क्या होता है, कई ऐसी वीडियोस होती है जिसको आप रन करना चाहते हो मगर वो रन हर कंप्यूटर पे नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक होता है .mov फाइल, MOV फाइल होती है। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो और विंडोज का जो विंडोज प्लेयर होता है, मीडिया प्लेयर होता है, आप उसको उसमें रन करने की कोशिश करोगे तो रन नहीं होगा। तो आपको क्या चाहिए, VLC प्लेयर चाहिए। तो ये कुछ वही लिखा हुआ है। तो ये सारा पार्ट आप अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, और अगर नोट्स लेने हैं तो नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया व्हाट इज फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है। अब थोड़ा सा और हम थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था थ्योरी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या पढ़ना है हमें, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम की लिमिटेशंस क्या है, यानी कि ड्रॉबैक क्या है। अगर हम फाइल सिस्टम कर रहे हैं तो उसके ड्रॉबैक क्या है। इसको समझाने के लिए सबसे पहले तो मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगा आपको, और साथ में उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा और आप कहोगे हां सर ऐसा वाकई में होता है। तो सबसे पहले तो हम लिमिटेशंस के नेम्स पढ़ेंगे, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, फिर उसके बाद गोइंग थोड़ा सा इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। फर्स्ट लिमिटेशन जो है हमारा, दैट इज फर्स्ट लिमिटेशन है हमारा डिफिकल्टी। डिफिकल्टी है किसके अंदर, इन एक्सेस करने में डिफिकल्टी आएगी। सेकेंड लिमिटेशन इज डेटा रिडंडेंसी। सेकेंड इज डेटा रिडंडेंसी। इसका मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे। सब चीज को मैं पूरा प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ आपको क्या बताया जा रहा है, पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। थर्ड इज डेटा इनकंसिस्टेंसी। थर्ड इज डेटा इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट वन, फोर्थ इज डेटा आइसोलेशन। फोर्थ पॉइंट इज डेटा आइसोलेशन। देन नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज डेटा डिपेंडेंस। डेटा का क्या है, डिपेंडेंस है। एंड द लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंट्रोल्ड डेटा शेयरिंग। तो ये टोटल हमारे कितने पॉइंट्स हो गए, 6 पॉइंट्स हो गए। 6 पॉइंट्स हैं ये। इन 6 पॉइंट्स की आपको पूरी की पूरी हेडिंग्स आनी चाहिए, और इसके बारे में 2-2 लाइंस आपको जरूर पता होना चाहिए, जिससे कि जब एग्जाम में आए
लिमिटेशंस क्या है, डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर। अगर मान लो 2 मार्क्स का आया तो आप सिर्फ नेम्स भी लिख दोगे तो भी 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर मान लो 5 नंबर का आया, 4 मार्क्स का आया, तो उस केस में आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, थ्योरेटिकल जो पूरा एक्सप्लेन्ड है, जो जिस तरीके से आपको लिखना है वो हमारे नोट्स में ही है। और जैसा मैंने पहले भी बताया, नोट्स के लिए नंबर फ्लैश होता है, व्हाट्सएप और कॉल करके आप नोट्स हमसे ले सकते हो। और बहुत नॉमिनल से अमाउंट है, 19 रुपीज का अमाउंट है, जिससे कि हर बच्चा उसको ले सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफिकल्टी इन एक्सेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफिकल्टी इन एक्सेस। ये लिमिटेशन क्यों है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको। सपोज करो एक वीडियो की फाइल है जिसकी एक्सटेंशन है .mov। .mov जो होती है वो अधिकतर किस पे चलती है, VLC प्लेयर पे ही रन करती है। लेकिन अगर हम मीडिया प्लेयर, विंडोज के प्लेयर पे चलाएंगे तो वो वर्क नहीं करेगी, उसके लिए हमें VLC प्लेयर को डाउनलोड करना होगा। यानी कि जब MOV बनाया गया तो उसने क्या करा, या एप्पल ने बनाया हुआ तो एप्पल कहता है भाई मेरे ही प्लेयर पे चलेगा। तो जब MOV बनाया, उससे पहले विंडोज आ चुका था, विंडोज ने ये कंसीडर करा ही नहीं कि ऐसा भी कोई फॉर्मेट आ सकता है जो उसके सिस्टम पे नहीं चलेगा। तो उस केस में प्रॉब्लम आई लोगों को, यूजर्स को एक्सेस करने में। तो फिर एक नया सॉफ्टवेयर आया VLC प्लेयर करके, अधिकतर लोग वही यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि स्टार्टिंग में ही हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि किस टाइप का फॉर्मेट फ्यूचर में आने वाला है, या फिर किस टाइप की चीजें हमें आगे रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें क्या करना होगा, अगर रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो उस केस में हमें दोबारा से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर उस चीज के लिए ही डिजाइन किया जाता है। तो हमें क्या करना होगा, एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाना होगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले से पता ही नहीं था कि बाद में गोइंग फॉरवर्ड ऐसा कोई फॉर्मेट आने वाला है। तो दैट इज डिफिकल्टी इन एक्सेस। कुछ ऐसा ही अधिकतर जनरली होता ही होता है। आपने भी नोट करा होगा, कुछ फाइल्स ऐसी होती जो आप ओपन करने की कोशिश करते हो, वो ओपन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो किसी दूसरे पर्टिकुलर फॉर्मेट पे होती है, उसके लिए आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में कभी भी उसको एक्सेस किस तरीके से करना उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकतर पेपर में पूछा जा सकता है, हाफ मार्क्स में या 1 मार्क्स में। डेटा रिडंडेंसी मीनिंग दैट इज डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होगा। अगर कोई भी चीज फाइल सिस्टम से हम बनाते हैं तो उसमें डुप्लीकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? एक एग्जांपल से हम समझते हैं। डेटा रिडंडेंसी समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेना होगा। सपोज करो कि एक क्लास है, क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं और टोटल हर स्टूडेंट के पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर सब्जेक्ट के टीचर्स अलग अलग होंगे। तो हर टीचर को कहा गया है कि आपने हर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अलग मेंटेन करना है। और अगर इफ इन केस कोई बच्चा कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिस करेगा तो उस बच्चे के पेरेंट्स को कॉल करना है। यानी कि 5 टीचर्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 टीचर्स हैं। पांचों टीचर्स के पास टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। 50 के स्टूडेंट्स का अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो हर टीचर के पास क्या होना चाहिए? स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, स्टूडेंट का फोन नंबर होना चाहिए, जिससे पेरेंट्स के फोन नंबर होने चाहिए, जिससे कि अगर वो नहीं आ रहा तो टीचर कॉल करे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि पांचों टीचर्स के पास 50 स्टूडेंट्स का सेम डेटा है। क्या क्या डेटा है? रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया और साथ साथ में उसका फोन नंबर हो गया। यानी कि जो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन 5 टीचर्स के पास है। तो क्या हो रहा है? इससे डुप्लीकेशन जा रहा है डेटा। क्या हो रहा है? डुप्लीकेशन जा रहा है डेटा का। यानी कि बहुत सारा डेटा डुप्लीकेट हो रहा है। ये प्रॉब्लम आती है फाइल सिस्टम के अंदर। इसको रिमूव करेंगे आगे DBMS से। वो कैसे होगा वो बाद में देखेंगे। तो समझ में आ गया डेटा रिडंडेंसी का मतलब? सिंपल याद रखो, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। और फाइल सिस्टम में चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन, चांसेस ऑफ डेटा रिडंडेंसी इज वेरी हाई। ठीक है, नेक्स्ट इज डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी मतलब, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जो हर बार सही है, ऐसे मान के चलो। जैसे हम कहते हैं ना
कि ये बच्चा कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसके हर बार मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ, कभी अच्छे आ रहे कभी अच्छे नहीं आ रहे। अब वो कह रहा है डेटा इनकंसिस्टेंसी हो गया, डेटा कुछ जगह तो सही है कुछ जगह पे गलत हो गया। अब वो कैसे, ऐसे सोचो कि 5, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 5 टीचर्स हैं, पांचों टीचर्स ने हर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर रखी है। अब एक स्टूडेंट है, उसका फोन नंबर चेंज हो गया, तो उसने 4 टीचर्स को तो बता दिया लेकिन 5th को बताना भूल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 टीचर्स के पास जो डेटा स्टोर है वो तो करेक्ट है लेकिन 5th वाले टीचर के पास गलत है। तो डेटा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंसी होगी, गलत हो गया। ये किसका ड्रॉबैक है, दैट इज लिमिटेशन है फाइल सिस्टम की। नेक्स्ट इज डेटा आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब होता है बिखरा, अलग अलग डेटा पड़ा हुआ है। तो यहां पे जैसे मैंने आपको बताया, हर टीचर अलग अलग स्टूडेंट्स का डेटा अलग अलग जगह पे स्टोर कर रही है। अगर आपका इंग्लिश का टीचर है, इंग्लिश की टीचर अलग जगह पे स्टोर कर रही है। अगर मैथ्स की टीचर है वो अलग जगह पे स्टोर कर रही है। अगर कंप्यूटर की टीचर है वो अलग जगह पे स्टोर कर रही है। दैट इज डेटा आइसोलेशन, अलग अलग है। अब जब अलग अलग होगा तो उसके ड्रॉबैक क्या है, जैसे मैंने बताया इनकंसिस्टेंसी होगी। अगर एक स्टूडेंट ने अपना फोन नंबर चेंज करा, उसने 4 टीचर्स को बताया, 5th को नहीं बताया, तो क्या हुआ, उससे इनकंसिस्टेंसी आ गई। क्यों, क्योंकि डेटा आइसोलेट था, अलग अलग जगह पे था। नेक्स्ट इज डेटा डिपेंडेंसी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है, डेटा डिपेंडेंसी। अब ऐसे मानो एग्जांपल से समझते हैं, टीचर्स जो है हर स्टूडेंट का क्या कर रही है, टीचर्स हर स्टूडेंट का डेटा मेंटेन कर रही है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जैसे कि इंट्रोड्यूस हुआ सीजीपीए सिस्टम, यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो जब तक ग्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट नहीं था तो नंबर लगाने पड़ रहे थे। जैसे ग्रेडिंग सिस्टम आया तो एबीसीडी की फॉर्म में आ गया, ग्रेड्स की फॉर्म में आ गया। लेकिन जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पहले बना हुआ था उसको तो भाई ये पता था कि आपको परसेंटेज लगाने हैं, लेकिन चेंजेस हो गए, ग्रेड लगाने हैं, तो क्या होगा, डेटा डिपेंडेंसी होगी। मतलब कि चेंजेस हो गए तो डेटा के ऊपर डिपेंड हो रही है चीजें। एक एग्जांपल और लूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। सपोज करो अभी तक जो स्टूडेंट, जो टीचर्स है, टीचर्स बच्चों का रिजल्ट बना रही थी, परसेंटेज देखती है या फिर ग्रेड देखती है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिमार्क्स देगी। अब कुछ टाइम के बाद रूल बन गया कि जब भी आप स्टूडेंट का डेटा बनाओगे, यानी कि रिजल्ट बनाओगे, तो ग्राफ की फॉर्म में बनाओगे, एक डायग्राम की फॉर्म में बनाओगे। हर सब्जेक्ट का अलग अलग एक डायग्राम होना चाहिए ग्राफ की फॉर्म में। लेकिन जब हमने पहले सॉफ्टवेयर बनाया तो हमें यह पता ही नहीं था, यानी कि ऐसे मानो जब हम पहले डेटा स्टोर कर रहे थे तो हमें यह पता ही नहीं था कि हमें ग्राफ की फॉर्म में करना होगा। लेकिन जैसे रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो क्या हुआ, तो जो चेंजेस हुए उसके अकॉर्डिंग हमें सॉफ्टवेयर दोबारा से लिखना पड़ेगा, जिससे कि वो सॉफ्टवेयर हमें बता सके, मतलब हमारी हेल्प कर सके कि ग्राफ की फॉर्म में बने। तो ये ड्रॉबैक है इसके अंदर, फाइल सिस्टम के अंदर। अब एक एग्जांपल और दूंगा, बहुत आसान सा एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो रोल नंबर है, हर स्टूडेंट का रोल नंबर है इंटीजर फॉर्म में, 10, 20, 30, 40, 50। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद ना रूल चेंज हो गया। रूल कहता है कि जब भी आप स्टूडेंट का रोल नंबर दोगे ना, उसमें अल्फाबेट्स भी आएंगे, जैसे B10, X20। इसका मतलब पहले जो डेटा स्टोर कर रहे थे इंटीजर की फॉर्म में कर रहे हो, और अब जो डेटा स्टोर करोगे उसमें अल्फाबेट्स भी आने चाहिए, यानी कि आपने फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो जब आप फॉर्मेट चेंज करोगे तो जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया हुआ है किसको, फाइल को एक्सेस करने के लिए, उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये ड्रॉबैक है किसके अंदर, फाइल सिस्टम के अंदर। एंड द लास्ट वन इज कंट्रोल्ड डेटा शेयरिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल से समझेंगे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, आपका रिजल्ट चेक कर सकते हैं, या फिर ऐसे मानो अटेंडेंस उनको चेक करनी है, आपके पेरेंट्स आपका अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। तो पेरेंट्स ने देखा इस बच्चे की अटेंडेंस जो है वो कम है, तो क्या वो आपके अटेंडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सपोज करो टीचर से गलती से कम लग गई, किसी दिन आप प्रेजेंट थे, टीचर ने गलती से एब्सेंट लगा दिया, तो क्या आपके पेरेंट्स आपके अटेंडेंस को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वो क्या कहेंगे, टीचर को बोलेंगे इस दिन ये प्रेजेंट था और टीचर को चेंज करना होगा। यानी कि हमें क्या करना है, जो डेटा है, डेटा को शेयर जो करना है उस पर कंट्रोल्ड करना है। कंट्रोल्ड मतलब कि कुछ को सारी परमिशन होनी चाहिए, कुछ लोगों को कम परमिशन होनी चाहिए।
तो वो फाइल सिस्टम में पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हम एक फाइल बना दें और उसके बाद कहें भाई ये आप सिर्फ देख सकते हो लेकिन उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन सेम फाइल हम किसी दूसरे बंदे को दें और वो कहे चेंज कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता किसके अंदर, फाइल सिस्टम के अंदर। तो ये सारे कितने ड्रॉबैक्स हैं हमारे, 6 ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट इज डिफिकल्टी इन एक्सेस, सेकेंड इज डेटा रिडंडेंसी, थर्ड वन इज डेटा इनकंसिस्टेंसी, फोर्थ इज डेटा आइसोलेशन, फिफ्थ वन इज डेटा डिपेंडेंस एंड द लास्ट वन इज कंट्रोल्ड डेटा शेयरिंग। इन सब ड्रॉबैक्स दैट इज लिमिटेशंस को रिमूव करेगा कौन, डीबीएमएस। कौन रिमूव करेगा, डीबीएमएस। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। डीबीएमएस क्यों आया, डीबीएमएस का आने का रीजन ही यही है, जितनी भी ड्रॉबैक्स फाइल सिस्टम के अंदर है उन सबको रिमूव करा किसने, डीबीएमएस ने। ठीक है, तो इसका मतलब किस किस को रिमूव करा, रिमूव्स वही आ गया, डीबीएमएस रिमूव्स ऑल द लिमिटेशंस ऑफ द फाइल सिस्टम। कौन कौन सी है, टोटल हमारी 6 है। फर्स्ट इज डिफिकल्टी इन एक्सेस, एक्सेस को डिफिकल्टी हो रही थी करने के लिए। सेकेंड इज डेटा रिडंडेंसी, थर्ड वन इज डेटा इनकंसिस्टेंसी, फोर्थ वन इज डेटा आइसोलेशन, फिफ्थ इज डेटा डिपेंडेंस एंड द लास्ट वन इज कंट्रोल डेटा शेयरिंग। उम्मीद रखूंगा आपको सारे याद हो गए होंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डिफिकल्टी इन एक्सेस, फर्स्ट इज डिफिकल्टी इन एक्सेस, सेकेंड इज data redundancy, third one is data inconsistency and the fourth one is data isolation, fifth one is data dependence and the last one is controlled data sharing. एक्सेस करना मुश्किल होता है, डुप्लीकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, इनकंसिस्टेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, आइसोलेशन है इसके अंदर अलग अलग है, डिपेंडेंसी है एंड द लास्ट वन इज कंट्रोल डेटा शेयरिंग। ये सारे के सारे जो ड्रॉबैक्स है किसके अंदर, फाइल सिस्टम के अंदर, उसको रिमूव करा डीबीएमएस ने। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा डीबीएमएस क्या होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, डीबीएमएस की फुल फॉर्म है दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो व्हाट इज, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस हमारा है क्या, डीबीएमएस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस क्या है हमारा, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म लिखेंगे, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक चीज को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, सिस्टम है। सिस्टम का मतलब एक सॉफ्टवेयर है। सिस्टम मतलब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो। देखो वर्ड बता रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एक सिस्टम, एक वो सिस्टम जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, उस सिस्टम को कहते हैं डीबीएमएस। ठीक है, साथ में आप क्या लिखोगे, तो क्या है ये, इट इज अ सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको बताया ये क्या है, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज, जिसको हम यूज करेंगे किसके लिए, टू क्रिएट एंड मैनेज। आप क्रिएट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो किसको, डेटाबेसेस को। डेटाबेसेस का मतलब क्या होता है, डेटाबेसेस का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उन सबका डेटा को हमें मैनेज करना है तो उसको कहा जाएगा डेटाबेसेस। उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे दैट इज, उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है डीबीएमएस। अब ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर है तो उसका नाम भी होगा, तो क्या क्या नाम होंगे, एग्जाम्पल्स है इसके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप पढ़ोगे वो अभी आगे बताऊंगा क्या पढ़ोगे। एग्जाम्पल्स आर, नंबर 1 सॉफ्टवेयर इज, एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछा जा सकता है कि डीबीएमएस के एग्जाम्पल्स बताओ, तो इसलिए आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। फर्स्ट इज माई एसक्यूएल, फर्स्ट क्या है हमारा, माई एसक्यूएल, सेकेंड इज ओरेकल, थर्ड इज पोस्ट जीआरई एसक्यूएल, नेक्स्ट इज एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड द लास्ट वन इज मोंगो डीबी। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल, पोस्ट ग्री एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड द लास्ट वन इज मोंगो डीबी। ये सारे एग्जांपल्स हैं, किसके एग्जांपल्स हैं, डीबीएमएस के। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम डेटा बेस को मैनेज करते हैं। डेटाबेस यानी कि बहुत सारा डेटा होगा, उसको हम मैनेज करेंगे। बहुत सारी चीजें आप आगे डिटेल में पढ़ने वाले हो। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर है तो कोई नाम होगा, जैसे कि आप कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हो, अगर आपको मान लो गूगल ओपन करना है तो उसका मतलब आपको ब्राउजर चाहिए, क्रोम होगा, क्रोम को क्या कहा जाएगा, सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। हर एक के नाम होते हैं। ठीक है,
तो दिस इज MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, मोंगो डीबी। एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ माई DBMS, सॉरी कैसा आ सकता है, एग्जांपल आ सकता है, क्वेश्चन कैसा आ सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ DBMS। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। जनरली अगर पेपर में आता है व्हाट इज DBMS, इतना लिखकर आओगे पूरे नंबर टीचर को दे देने चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर, 2 नंबर के हिसाब से तो बहुत है, मगर अगर 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का आएगा तो क्या करोगे, उस केस में आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना होगा। एक्स्ट्रा हम और क्या क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, तो वो समझते हैं। इसमें आप लिख सकते हो DBMS हाइड, हाइड यानी छुपा देगा, हाउ डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड एंड मेंटेन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको कहा कि DBMS क्या एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस को मैनेज करोगे। डेटाबेस को मैनेज मतलब डेटा स्टोर करोगे। कहां पे स्टोर करोगे, कंप्यूटर के अंदर। तो कहां पर स्टोर होगा, किस फॉर्म में स्टोर होगा, आपको नहीं पता होगा। आपको सिर्फ ये पता है कि स्टोर कैसे करना है, कहां स्टोर हो रहा है आपको नहीं पता। ठीक है, इसके बारे में आप पूरा आगे पढ़ने वाले हो। डेटाबेस कंसेप्ट्स के आगे जो चैप्टर्स आएंगे SQL वगैरह, उसमें सब यही पढ़ोगे आप। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, DBMS प्रोवाइड्स यूजर्स विद एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डेटा। सिर्फ वो ये दिखा रहा है कि भाई डेटा आप स्टोर कर रहे हो, डेटा आपके पास है जो आप स्टोर कर सकते हो, किस तरीके से स्टोर कर रहे हो वो नहीं बता रहा है। इसलिए क्या लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू, ऊपर ऊपर से बता रहा है, पूरी डिटेल नहीं बता रहा आपको। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू इंटरैक्ट विद DBMS। अगर आपको सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करना है, वन मस्ट नो हाउ टू क्वेरिंग द डेटाबेसेस, हाउ टू querying the databases. For that purpose one has to learn SQL, ब्रैकेट में लिखा हुआ है structured query language. This is very very important. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने इससे पहले पाइथन पढ़ा हुआ है, यानी कि पाइथन जब आप कर रहे थे तो आप किस में कर रहे थे, IDE के अंदर काम कर रहे थे। किस में काम कर रहे थे, IDLE के अंदर। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पहले ID बोल दिया, IDLE के अंदर काम कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ जब आपको IDLE के अंदर काम करना है तो आपको पाइथन आना चाहिए, यानी कि आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। सिमिलरली DBMS एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप डेटा को स्टोर करोगे, चेंजेस करोगे, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। तो अगर आपको कोई डेटा निकालना है या कोई डेटा को चेंजेस करना है तो उसके लिए डेटाबेस के साथ आप क्वेरी करोगे। क्वेरी मतलब आप एक कोई कमांड्स लिखोगे जो आगे पढ़ने वाले हो, वो आपको करना है। ऐसे सोचो क्वेरी करनी है, ठीक है, पूछना है आपको, क्वेरीज पूछना है आपको, उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस होंगे। अब वो क्वेरी जो आप करोगे उसको, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। वो क्या है, एक लैंग्वेज है दैट इज SQL की फुल फॉर्म ध्यान से समझना, 101% आप गलत कर आओगे। अगर आपने गैप्स क्लासेस की वीडियोस देख रखी है तो 101% सही कर आओगे। ध्यान से सुना हुआ है, देखने के साथ साथ ध्यान से सुना हुआ है। SQL की फुल फॉर्म है S मतलब स्ट्रक्चर्ड, S का मतलब स्ट्रक्चर्ड, Q का मतलब क्वेरी, L का मतलब लैंग्वेज। काफी लोग ED नहीं लगाते, स्ट्रक्चर लिख कर आते हैं, तो दैट इज इनकरेक्ट। तो सिंपल चीज है, DBMS एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के साथ बात करनी है तो हम क्या करेंगे, एक क्वेरी करेंगे, इसके लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए दैट इज SQL। तो टोटल हमने 4 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करे। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2 वीडियोस में ये चैप्टर कवर होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको और आगे पढ़ेंगे, जिससे कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो प्रॉब्लम नहीं आए। और साथ साथ में अगर आपको गैप्स क्लासेस के नोट्स चाहिए तो नंबर फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सिर्फ 19 रुपीज पे करने होंगे आपको। पे करने के बाद स्क्रीनशॉट हमें भेजिएगा, हम आपको नोट्स की PDF भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।